तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेशन। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। अब तक हमने दिष्ट धारा डीसी स्रोतों और दिष्ट धारा स्रोतों से युक्त परिवर्तनों पर विचार किया। समय के साथ इन धाराओं की दिशा में परिवर्तन नहीं होता, तथापि समय के साथ परिवर्तन होने वाली धाराओं तथा वोल्टों को मिलना ही एक आम बात है। हमारे घरों एवं दफ्तरों में पाया जाने वाला मुख्य विद्युत प्रदाय इलेक्ट्रिक मीन्स सप्लाई एक ऐसी वोल्टता का स्रोत है जो समय के साथ साइन फंक्शन की भांति परिवर्तित होता है। ऐसी वोल्टता को प्रत्यावर्ती वोल्टता किसी परिवर्तन में इसके द्वारा अचालित धारा को प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा कहते हैं। आजकल जिन विद्युत युक्तियों को हम उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश के लिए एसी वोल्टता की आवश्यकता होती है। इनका मुख्य कारण ये है कि अधिकांश विद्युत कंपनियों द्वारा बेची जा रही विद्युत ऊर्जा प्रत्यावर्ती धारा के रूप में ही संप्रेषित एवं वितरित होती है। डीसी पर एसी के उपयोग को वरीयता दी जाने का मुख्य कारण ये है कि एसी वोल्टताओं को ट्रांसफार्मर द्वारा आसानी से एवं दक्षता के साथ एक वोल्टता से दूसरी वोल्टता में बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त एसी के रूप में लंबी दूरियों तक विद्युत ऊर्जा का संप्रेषण भी अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ऐसे अभिलक्षण प्रदर्शित करता है जिनका उपयोग दैनिक जीवन में काम आने वाले अनेक युक्तियों में किया जाता है। उदाहरण, जब हम अपने रेडियो को अपने मनपसंद स्टेशन समर्पित करते हैं तो एसी परिवर्तनों के एक विशिष्ट गुण का लाभ उठाते हैं जो उन अनेक गुणों में से एक है जिनका अध्ययन आप इस अध्याय में करेंगे। तो प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। अब इसमें है वोल्टता। एसी चित्र में एसी वोल्टता स्रोत एप्सिलॉन से जुड़ा प्रतिरोधक आर दर्शाया गया है। परिपथ आरेख में एसी स्रोत का संकेत चिन्ह ये दे रखा है इसमें है। ये एक ऐसे स्रोत की बात पर कर रहे हैं जो अपने सिरों के बीच ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तनशील विभवांतर उत्पन्न करता है। माना कि विभवांतर जिसे एसी वोल्टता भी कहा जाता है निम्नलिखित से व्यक्त किया जाए। V = Vm sin ओमेगा टी, जहाँ Vm दोलायमान विभवांतर का आयाम एवं ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति है। प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान प्राप्त करने के लिए हम चित्र में दर्शाए गए परिपथ के चिरकॉफ होगा, यहाँ पर गलत लिखा है, चिरकॉफ का लूप नियम सिग्मा एप्सिलॉन टी = 0, मतलब सब इसकी रेखाएं सब 0 होती हैं, लागू करते हैं जिससे हम प्राप्त होता है Vm sin ओमेगा टी = IR अथवा I = Vm/R sin ओमेगा टी। चूँकि R एक नियतांक, इसे समीकरण को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं I = Im sin ओमेगा टी। ओके, यहाँ धारा आयाम Im के लिए सूत्र Im = Vm/R। ओम का नियम है जो प्रतिरोधकों के प्रकरण में एसी एवं डीसी दोनों प्रकार की वोल्टों के लिए समान रूप से लागू होता है। समीकरण 7.1 और 7.2 द्वारा व्यक्त की शुद्ध प्रतिरोधकों के सिरों के बीच लगाई गई वोल्टता एवं इससे प्रवाहित होने वाली धारा को चित्र 7.2 के समय एवं के फलन के रूप में आलेखित किया गया है। इस तथ्य पर विशेष ध्यान दीजिए कि V एवं I दोनों ही शून्य हैं, न्यूनतम एवं अधिकतम मानों की स्थिति में साथ ही साथ प्राप्त करते हैं। अतः स्पष्ट है कि वोल्टता एवं धारा एक दूसरे के साथ समान कला में है। हम देखते हैं कि प्रयुक्त वोल्टता की भांति धारा भी ज्यावक्रीय के रूप में परिवर्तित होती है और तदनुसार प्रत्येक चक्र में इसके धनात्मक एवं ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। अतः संपूर्ण चक्र में तात्क्षणिक धारा मान का योग 0 होता है तथा मध्य धारा 0 होती है। तथापि मध्य धारा 0 है, इस तथ्य का ये अर्थ नहीं कि वे होने वाली मध्य शक्ति भी 0 है। ये विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा, जैसा कि आप जानते हैं कि I² R जूल I² × R द्वारा व्यक्त होता है और I² जो सदैव धनात्मक ही होता है, चाहे धनात्मक हो I धनात्मक हो या ऋणात्मक पर निर्भर करता है, ना कि I पर। अतः किसी प्रतिरोधक में ऐसी धारा प्रवाहित होती है तो जूल तापमान एवं विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। प्रतिरोधकता के क्षयित होने वाले तात्क्षणिक शक्ति होती है P = I² R = I² M R sin ओमेगा टी। एक समय चक्र में P का माध्य मान है मीडियन मान, तो P बार > I² R लेस देन, मतलब इससे बड़ा होगा इससे छोटा बीच में रहेगा, I² M R sin ओमेगा टी। यहाँ किसी अक्षर के ऊपर लगी रेखा यहाँ P इसका माध्य मान निर्दिष्ट करती है एवं
ये चिन्ह सूचित करता है कोष्टक के अंदर की राशि का माध्य लिया गया है, माध्य का सूचक है। चूँकि आई स्क्वायर एम आर नियत राशियाँ हैं, पी बार इजल टू आई स्क्वायर आम आई स्क्वायर एम या आई एम स्क्वायर आर, और इसका मान इसमें माध्य लिएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। त्रिकोणमितीय सर्वसम का साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 या 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का उपयोग करने पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 या 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और चूँकि कॉस 2 ओमेगा टी इक्वल टू 0 इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2। अतः पी बार इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर एम आर। यहाँ ऐसी शक्ति को उसी रूप में व्यक्त करने के लिए जिसमें डीसी शक्ति पी इक्वल टू आई स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये धारा के एक विशिष्ट मान का उपयोग किया जाता है जिसे वर्ग माध्य मूल्य यानी आरएमएस अथवा प्रभावी धारा इफेक्टिव धारा कहते हैं। इसे आई आरएमएस अथवा आई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है आई इक्वल टू कैपिटल आई इक्वल टू स्मॉल अंडर रूट बार आई स्क्वायर इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर एम अंडर रूट हाफ स्क्वायर आई एम इक्वल टू आई एम डिवाइड बाई रूट 2 इक्वल टू 0.707 आई एम। आई के पदों में व्यक्त करने पर पी द्वारा निर्दिष्ट माध्य शक्ति पी इज इक्वल टू स्मॉल पी बार इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर एम आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इस प्रकार आर एम एस वोल्टेज एवं प्रभावी वोल्टेज को हम व्यक्त करते हैं। वी इज इक्वल टू कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल वी एम डिवाइडेड बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 वी एम। समीकरण 7.3 के आधार पर वी एम इज इक्वल टू आई एम आर अथवा वी एम डिवाइड बाई रूट 2 इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाई रूट 2 आर अथवा वी इज इक्वल टू आई आर। तो ओम का नियम है ही। समीकरण 7.9 एसी धारा में आईसी वोल्टेज के बीच संबंध बता दें जो डीसी में इन राशियों के संबंधों के समान ही है। ये आरएमएस मानों की अवधारणाओं के लाभ दर्शाती है। आरएमएस मानों के पदों में एसी प्रपदों के लिए शक्ति का समीकरण 7.7 तथा धारा तथा वोल्टेज का संबंध वही जो डीसी के लिए होता है। परंपरा ये कि एसी राशि उनके आरएमएस मानों के पदों में मापा गया व्यक्त किया जाए। उदाहरणार्थ घरेलू आपूर्ति में 220 वोल्ट का वी वोल्ट का आरएमएस मान है जिनका शिखर मान वी एम इक्वल टू अंडर रूट 2 वी इक्वल टू 1.414 इंटू 220 वोल्ट यानी 311 वोल्ट। वास्तव में आई अथवा आरएमएस द्वारा उस डीसी धारा के समतुल्य वही माध्य शक्ति ह्रास करेगी जो प्रतिवर्ती धारा करती है। समीकरण 7.7 में निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। पी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू आई वी, चूँकि वी इक्वल टू आई आर। अब है दूसरा निर्गमन डेरिवेशन। एसी धारा एवं वोल्टेज के घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण कला संबंधित फीचर्स। पिछले अनुभव में हमने सीखा कि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा एसी वोल्टेज समान कला में रहते हैं, परंतु प्रेरक संधारित्र अथवा इनके संयोजन युक्त परिपथ में ऐसा नहीं होता। एसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कला संबंध दर्शाने के लिए हम फेजर्स की धारणा का उपयोग करते हैं। फेजर चित्र के उपयोग से एसी परिपथ का विश्लेषण सरलतापूर्वक हो जाता है। फेजर जैसा कि चित्र में 7.4 में दर्शाया गया कि सदिश है जो मूल बिंदु के परिता कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। फेजर से वी एवं ऊर्ध्वाधर घटक जैव विक्रिय के रूप से परिवर्तनशील राशियाँ हैं वी और एवं आई निरूपित करती है। फेजर्स वी एवं आई के परिमाण दोलायमान राशि मतलब ऊपर नीचे होती रहती हैं, जितनी नीचे जाएगी उतनी ऊपर आएगी, तो टोटल इसका नेट शून्य हो जाएगा। राशियों के आयाम अथवा शिखर मान वी एम वी मीडियन एवं आई मीडियन दोलायमान राशियों के आयाम अथवा शिखर मान वी एम एवं आई में निरूपित करते हैं। चित्र 7.41 के उप में ए चित्र 7.A1 के संगत किसी प्रतिरोधक के सिरों से जुड़ी एसी वोल्टता की किसी क्षण T1 पर वोल्टता एवं धारा के फेजर से उनका पारस्परिक संबंध दर्शाता है। वोल्टता एवं धारा के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रक्षेप अर्थात वी एम साइन ओमेगा टी एवं आई एम साइन ओमेगा टी क्रमशः उस क्षण विशेष पर वोल्टता एवं धारा के मान निरूपित करते हैं ज्यों ज्यों व्यावृत्ति ओमेगा से घूर्णन करती है। चित्र 7.4 में दर्शाए गए वक्र जैसे होते हैं। चित्र 7.4 से हम ये समझते हैं कि प्रतिरोधक के लिए फेजर्स वी एवं आई एक ही दिशा में होते हैं, ऐसा हर समय होता है। इसका अर्थ है कि वोल्टता एवं धारा के बीच कला कोण शून्य होता है। प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। चित्र 7.5 में एक प्रेरक के सिरों पर लगा एसी स्रोत दर्शाता है। प्रायः प्रेरक के लपेटे में लगे तार का अच्छा खासा प्रतिरोध होता है, लेकिन यहाँ हम मानेंगे इस प्रेरक का प्रतिरोध नगण्य है।
अतः यह परिपथ विशुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ है। माना कि स्रोत के सिरों के बीच की वोल्टता V = Vm sin ओमेगा टी है, क्योंकि परिपथ में कोई प्रतिरोधक नहीं है। किरचॉफ लूप नियम सिग्मा इसको सिग्मा ही पढ़ते हैं, जो ये बड़ा सा कोष्टक लगा है, मतलब इसका होता है ऑल, जितनी भी धारा है उनका ऑल सिग्मा टी उस टाइम पे 0 है का उपयोग करने पर V - L di/dt = 0। यहाँ समीकरण का दूसरा पद प्रेरक के स्वप्रेरित फैराडे EMF इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स है एवं आल प्रेरक का स्वप्रेरकत्व ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम का अनुसरण करने से समाविष्ट होता है। अध्याय 6 समीकरण 7.1 समीकरण 7.10 को संयोजित करने पर di/dt = V/L तो Vm मीडियन इसका /L sin ओमेगा टी। समीकरण से संकेत है कि धारा IT के लिए समय का ऐसा फलन होना चाहिए कि इसकी प्रवणता di/dt का जैविक रूप से परिवर्तनशील राशि हो जो स्रोत वोल्टा के साथ समान कला में रहती हो, जिसका आयाम Vm/L द्वारा प्राप्त होता है। धारा का मान प्राप्त करने के लिए हम di/dt को समय के सापेक्ष समाकलित करते हैं, समाकलित में इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन di/dt dt = Vm/L और इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी डी टी का, तो साइन को कर देगा कॉस टी आएगा माइनस का, इससे प्राप्त तो आई = -Vm/L cos ओमेगा टी प्लस नियतांक। नियतांक मतलब जो भी आपने इसमें लिया प्लस सी लिखते हैं, इसमें नियतांक लिख दिया। ये समाकलन नियतांक की विमा धारा की विमा होती है और ये समय पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि स्रोत का EMF शून्य के परितः सममिति रूप से दोलन करता है। वह धारा जो इसके कारण बढ़ती है और भी सममिति रूप से दोलन करती है। ना तो धारा का कोई नियत है, ना ही समय पर निर्भर करने वाला अवयव अस्तित्व में आता है, इसलिए समाकलन नियतांक का मान शून्य ही होता है। माइनस cos ओमेगा टी = sin ओमेगा टी -π/2 π/2 लिखें तो I = Im sin कोष्टक में ओमेगा टी -π/2। यहाँ Im = Vm/ओमेगा L धारा का आयाम है, राशि ओमेगा L प्रतिरोध के सदृश है। इसे प्रेरकी प्रतिघात भी कहा जाता है एवं इसके XL द्वारा यानी इसको XL द्वारा व्यक्त करते हैं। XL = ओमेगा L। अब धारा का आयाम Im = Vm/XL है। प्रेरकी प्रतिघात की विमाएँ वही हैं तो प्रतिरोध और मात्रक ऐसा ही मात्रक ओम है। प्रेरकी प्रतिघात का एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा को वैसे ही नियंत्रित करता है जैसे प्रतिरोध एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में। प्रेरकी प्रतिघात प्रेरकत्व एवं धारा की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरकी प्रतिघात प्रेरकत्व एवं धारा की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? प्रेरकी प्रतिघात स्रोत वोल्टता एवं प्रेरक में प्रवाहित होने वाली धारा के समीकरण 7.1 7.1.2 की तुलना से वे ज्ञात होता है कि धारा वोल्टता से π/2 अथवा 1/4 चक्र पीछे रहती है। चित्र में 7.6a प्रस्तुत प्रकरण के T1 T पहले क्षण पर वोल्टता एवं धारा फेजर से दर्शाता है, कला दर्शाता है। धारा फेजर यानी कला I वोल्टता फेजर V से π/2 पीछे है, तो उन्हें आवृत्ति ओमेगा आवृत्ति से वामावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं। तो ये वोल्टता एवं धारा जनित करते हैं जो क्रमशः समीकरण 7.1 7.12 द्वारा दर्शाई जा सकती हैं, जिसे चित्र 7.6b में दर्शाया गया है। अब यहाँ देखते हैं कि धारा वोल्टता के अपेक्षा चौथाई आवर्तकाल T/4 π/2 ओमेगा के पश्चात अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है। आपने देखा कि प्रेरक में प्रतिघात होती है जो धारा को उसी प्रकार नियंत्रित करती है जैसे DC परिवर्तन में प्रतिरोध करता है। पर क्या प्रतिरोध की तरह इसमें भी शक्ति व्यय होती है? आइए इसका पता लगाने का प्रयास करें। प्रेरक का आपूर्त तात्क्षणिक शक्ति PL = IB = Im sin ओमेगा टी -π/2 Vm sin ओमेगा टी - Im Vm cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी Im Vm/2 sin 2 ओमेगा टी। अतः एक पूरे चक्र में माध्य शक्ति PL माध्य ले लेंगे mod -Im Vm/2 Im Vm/2 sin 2 ओमेगा टी -Im Vm/2 इसका मीडियन कर देंगे sin 2 मॉड करेंगे sin 2 ओमेगा टी का, तो इसको 0। अतः पूरे चक्र में sin 2 ओमेगा टी का माध्य शून्य होता है। इसलिए एक पूरे चक्र
में साइन टू ओमेगा टी का माध्य शून्य, इसलिए एक पूरे चक्र में किसी प्रेरक का आपूर्त माध्य शक्ति भी शून्य होती है। अब है संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता चित्र 7.7 में एक संधारित्री एसी पर दर्शाया गया जैसे केवल एक संधारित्र एक ऐसे एसी स्रोत से जो एप्सिलॉन से जोड़े हैं जो वोल्टता V=Vm sin ओमेगा टी प्रदान करता है। जब डीसी परिपथ में वोल्टता स्रोत को से किसी संधारित्र को जोड़ा जाता है तो उसमें धारा उस अल्पकाल के लिए प्रवाहित होती है जो संधारित्र की प्लेटों पर एकत्रित होती है। उनके बीच विभवांतर बढ़ता है जो धारा का विरोध करता है। अर्थात डीसी परिपथ में ज्यों संधारित्र आवेशित होता है ये परिपथ धारा को सीमित करता है अथवा उसके प्रवाह को विरोध करता है। जब संधारित्र पूरी तरह आवेशित होता है तो परिपथ में धारा गिरकर शून्य हो जाती है। ये संधारित्र को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है जैसा कि चित्र 7.7 में दर्शाया गया है। ये धारा को नियंत्रित तो करता है पर आवेश के प्रवाह को पूरी तरह रोकता नहीं, क्योंकि धारा प्रत्येक अर्धचक्र में प्रत्यावर्तित होती है। संधारित्र भी एकांतर क्रम में आवेशित एवं अनावेशित होता है। माना कि किसी क्षण टी पर संधारित्र पर आवेश Q है, संधारित्र के सिरों के बीच तात्क्षणिक वोल्टता V=Q/C। किरचॉफ के लूप नियम के अनुसार स्रोत एवं संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टताएं समान है, अतः V=sin ओमेगा टी Q/C। धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम संबंध I=dQ/dt का उपयोग करते हैं। I=d/dQ2 I=d/dt इंटू Vm C sin ओमेगा टी ओमेगा C Vm cos ओमेगा टी। संबंध cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी प्लस पाई टू का उपयोग करने से हम पाते हैं I=Im sin ओमेगा टी प्लस पाई टू। यहाँ दो आयाम मतलब धारा का आयाम Im ओमेगा C Vm है, इसको हम Im Vm/1/ओमेगा C के रूप में लिखें। विशुद्ध प्रतिरोध की परिपथ की तदनुरूपी सूत्र Im/Vm/R से तुलना करें तो हम पाते हैं कि 1/ओमेगा C की भूमिका प्रतिरोध जैसी ही है। इसी संधारित्र प्रतिघात और XC से निरूपित करते हैं। X=1/ओमेगा C अतः धारा का आयाम है Im/Vm/XC। संधारित्री प्रतिघात की वही है जो प्रतिरोध की और ऐसा मात्रक का ओम है। संधारित्री प्रतिघात उसी प्रकार विशुद्ध संधारित्री परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है जैसे विशुद्ध प्रतिरोध की पथ में प्रतिरोध, परंतु इसका मान आवृत्ति एवं धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसका मान आवृत्ति एवं धारिता बढ़ेगी तो ये घट जाएगा, आवृत्ति धारिता घटेगी तो इसका मान बढ़ती जाएगा संधारित्री प्रतिघात का। समीकरण के स्रोत वोल्टता के समीकरण से तुलना करने पर हम पाते हैं कि धारा वोल्टता से π/2 अग्रगामी होती है, मतलब आगे चलने वाली अग्रगामी π/2। किसी क्षण t1 पर फेजर आरेख दर्शाता है कि धारा फेजर वोल्टता फेजर V से π/2 कोण अग्रगामी तब वामावर्त घूर्णन करते हैं। चित्र 7.8b वोल्टता एवं धारा के समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। हम देखते हैं कि धारा वोल्टता की तुलना में चौथाई समय काल पहले अधिकतम मान ग्रहण करती है। संधारित्र को आपूर्त तात्क्षणिक शक्ति Pc=IB=Im cos ओमेगा टी Vm sin ओमेगा टी Im Vm cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी Im Vm/2 sin 2 ओमेगा टी। अतः संधारित्र के प्रकरण में माध्य शक्ति P/C Im Vm/2 sin 2 ओमेगा टी Im Vm/2 sin 2 ओमेगा टी 0, क्योंकि एक पूर्ण चक्र पर sin 2 ओमेगा टी 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेरक के प्रकरण में धारा वोल्टता से π/2 कोण पश्चगामी एवं संधारित्र के प्रकरण में धारा वोल्टता से π/2 कोण अग्रगामी होती है। तो देखते हैं प्रेरक के प्रकरण में धारा वोल्टता से π/2 और संधारित्र के प्रकरण में π/2 कोण अग्रगामी, मतलब π/2 कोण मतलब कि π/2 की कोण अग्रगामी आगे चलेगी और प्रेरक के प्रकरण में π/2 पश्चगामी मतलब पीछे चलेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब श्रेणीबद्ध LCR परिपथ एवं प्रयुक्त AC वोल्टता। श्रेणीबद्ध LCR एवं परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टता LCR इसमें होंगे, प्रेरकत्व होगा, संधारित्र होगा और प्रतिरोध होगा, तीनों चीज़ लगी होंगे। चित्र AC स्रोत में एप्सिलॉन से जुड़ा श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दर्शाता है कि पहले की बात की AC स्रोत की वोल्टता V=Vm sin ओमेगा टी लेते हैं। यदि संधारित्र पर आवेश Q एवं किसी क्षण t पर परिपथ में प्रवाहित धारा I है तो किरचॉफ के नियम से I L di/dt प्लस I
आर इज प्लस क्यू सी इज इक्वल टू वी। हम ताक्षणिक धारा आई और प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता वी के साथ इसका कला संबंध ज्ञात करना चाहते हैं। हम इस समस्या को हल करने के लिए दो विधियों का उपयोग करेंगे। पहली विधि में हम फेजर्स तकनीक का उपयोग करेंगे, दूसरी विधि में हम समीकरण 7.20 विश्लेषणात्मक रूप से हल करके आई का कालाश्रितता प्राप्त करेंगे। मतलब टाइम पर निर्भर कर आई की जो टाइम पर निर्भर करने वाली प्रवृत्ति है उसका ज्ञान करें। फेजर आरेख द्वारा हल। चित्र 7.110 में दर्शाए गए परिपथ को प्रतिरोधक, प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ने तथा किसी क्षण विशेष परिपथ पर हर घटक में ऐसी धारा उसके आयाम एवं कला समान है। माना कि आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव स्रोत की वोल्टेज एवं परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में कलांतर है। पिछले अनुभागों में हमने सीखा उसके आधार पर वर्तमान प्रकरण का एक फेजर आरेख बनाएंगे। मान लीजिए समीकरण 7.21 द्वारा प्रदत्त परिपथ की धारा आई फेजर द्वारा आई द्वारा व्यक्त करेंगे और प्रेरक, प्रतिरोधक, संधारित्र एवं स्रोत के सिरों के बीच वोल्टेज और क्रम वी एल, वी आर, वी आर सी एवं वी से निरूपित करेंगे। पिछले अनुभाग में हम जानते हैं कि वी आर इंटू आई समांतर है, वी सी धारा आई से π/2 रेडियन पीछे है, वी एल आई से π/2 रेडियन अग्रगामी मतलब आगे है। चित्र 7.11 ए में वी एल, वी आर एवं वी सी एवं आई को समुचित कला संबंधों के साथ दर्शाया गया है। इन फीचर्स की लंबाई अर्थात वी आर, वी सी एवं वी एल के आयाम है। वी आर एम इक्वल टू आई एम आर, वी सी एम इक्वल टू आई एम एक्स सी इक्वल टू वी एल एम इक्वल टू आई एम एक्स एल। परिपथ के लिए वोल्टेज समीकरण 7.2 को इस प्रकार लिख जा सकता है, वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी इक्वल टू वी स्मॉल वी है सभी। फेजर संबंध जिसके ऊर्ध्वाधर घटकों द्वारा उपयुक्त समीकरण बनती है वह वी एल कैपिटल वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी इक्वल टू वी। इस संबंध को चित्र 7.11 बी में प्रस्तुत किया गया है। चूँकि वी सी एवं विल सदैव एक ही सरल रेखा में एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में होते हैं, उनको एकल फेजर वी सी प्लस वी एल के रूप में संयोजित किया जा सकता है, जिसका परिणाम वी सी माइनस वी एल एम होता है। चूँकि वी उस समकोण त्रिभुज के कारण से निरूपित किया गया है जिनकी भुजाएं वी आर एवं वी सी प्लस वी एल पाइथागोरस प्रमेय द्वारा वी स्क्वायर एम इक्वल टू वी स्क्वायर आर एम प्लस वी सी एम माइनस वी एल एम का स्क्वायर। समीकरण 7.22 में वी आर एम और वी सी एम एवं वी एल एम के मान प्रत्येक समीकरण को रखने पर वी स्क्वायर एम इक्वल टू आई एम आर स्क्वायर प्लस आई एम एक्स सी माइनस आई एम एक्स एल स्क्वायर इक्वल टू आई एम स्क्वायर कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर ये धारिता इक्वल टू हो जाएगा आई एम इक्वल टू आई मीडियन इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। किसी परिपथ प्रतिरोध के समतुल्यता के आधार पर हम ऐसी परिपथ में के लिए प्रतिबाधा जेड पद के उपयोग में लाएँ तो आई एम इक्वल टू वी एम इक्वल टू जेड। ये प्रतिबाधा मतलब उसको रोकने का काम कर रहा है। प्रतिबाधा नाम से समझ में आ रहा है। यहाँ जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। चूँकि फेजर एक सदैव फेजर वी आर के समांतर होता है, कला कोण फाइव वी आर एवं वी के बीच बना कोण और चित्र 7.2 आधार पर इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। tan फाइव इक्वल टू वी सी एम माइनस वी एल एम डिवाइड बाई वी आर एम। समीकरण का उपयोग करना tan फाइव इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाई आर। तो ग्राफीन चित्र समीकरण 7.26 7.27 ग्राफीन चित्र 7.12 में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रतिबाधा आरेख कहलाता है। यह समकोणीय त्रिभुज है जिसके कारण जेड है। समीकरण 7.25 धारा आयाम बताते हैं जिसका समीकरण 7.2 से कला कोण का मान प्राप्त होता है। इसके साथ मिलकर समीकरण 7.21 पूर्णतः निर्दिष्ट हो जाता है। एक्स सी ग्रेटर देन एक्स सी ग्रेटर देन है नहीं लेस देन एक्स एल वहाँ फाइव धनात्मक होता है तब परिपथ का धारितात्मक व्यवहार प्रधान हो जाता है। परिणाम था परिपथ में धारा स्रोत वोल्टेज से अग्र हो जाती है। यदि एक्स सी लेस देन एक्स एल तो फाइव ऋणात्मक होता है और परिपथ में प्रेरकी व्यवहार प्रमुख हो जाता है। परिणाम था परिपथ में धारा स्रोत वोल्टेज से पश्च हो जाती है। चित्र 7.13 में एक्स सी ग्रेटर देन है जिससे एक्स एल के प्रकरण के लिए फीचर आ रहे के यहाँ ओमेगा टी के साथ वी एवं आई में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है।
इस प्रकार फेजर्स तकनीक का उपयोग करके हमने श्रेणीबद्ध एलसीआर परिवर्तन धारा एवं आयाम एवं कला ज्ञात कर ली, लेकिन ऐसी पर्वतों में विश्लेषण की इस विधि की कुछ कमियां हैं। प्रथम तो ये कि फेजर आरेख प्रारंभिक स्थितियों के विषय में कोई सूचना नहीं देते। आप टी का कोई यादृच्छिक मान, जैसे कि हमें इस अध्याय में सब T1 लिया गया है, ले सकते हैं और विभिन्न फीचर्स के बीच में सापेक्षण को दर्शाते हुए अलग अलग फीचर्स आरेख बना सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त हल को स्थायी अवस्था हल कहते हैं। इसका व्यापक हल नहीं है। इसके अतिरिक्त एक क्षणिक हल भी होता है जो v=0 के लिए भी लागू होता है। व्यापक हल क्षणिक हल एवं स्थायी अवस्था के हल के योग से प्राप्त होता है। व्यापक हल क्षणिक हल एवं स्थायी अवस्था के हल के योग से प्राप्त होगा। तीनों का हल जब निकालेंगे तब प्राप्त होगा व्यापक हल। पर्याप्त दीर्घकाल के पश्चात क्षणिक हल के प्रभाव निष्प्रभावी हो जाते हैं। क्षणिक हल का जो प्रभाव है निष्प्रभाव हो जाएगा और पर्वत के आचरण का वर्णन स्थायी अवस्था द्वारा ही हल किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।